हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस के बायोलॉजी के पीवाईक्यू जो भी आपके पिछले 5 साल में यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, इसका ही हमारा पार्ट 2 होने वाला है। और फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ऑलरेडी सेल थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ जो भी हमारे पिछले 5 साल में यहाँ पे पूछे गए हैं। और ये हमारे सेकंड सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज चल रहे हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स के पीवाईक्यूज भी ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर दिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे नहीं देखे हैं फिजिक्स के, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट पार्ट जो हमारा बायोलॉजी का हुआ है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है। सेम ही प्लेलिस्ट में आपको सारे पीवाईक्यूज देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे पहले साइंस पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग यहाँ पे मेनली फोकस करने वाले हैं 3 टॉपिक्स पे। ठीक है, 3 चैप्टर्स पे, जो कि आपका यहाँ पे पहला है टिश्यूज, फिर है लाइफ प्रोसेस, और फिर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब नाउ जब हम यहाँ पे बात करते हैं बायोलॉजी की, तो आप हर एक को सेम इंपॉर्टेंस दे सकते हो, क्योंकि आपसे हर एक एग्जाम में, ठीक है, हर एक पेपर में आपसे इक्वल वेटेज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी का थोड़ा वेटेज आप ऊपर बोल सकते हो, पर आपसे हर एक चैप्टर से बायोलॉजी में स्पेशली यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं तो फिजिक्स में हमेशा कोई ना कोई एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, पर यहाँ पे आप एक किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, हर एक को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और वहाँ पे बस इतना फर्क पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो आपका सेल थ्योरी है, पर बाकी को आप इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है, बिल्कुल भी आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के केस में, क्योंकि ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है। तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, और हर साल हर चैप्टर से कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग इन 3 चैप्टर्स पे यहाँ पे फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में। और बचे हुए जो 3 चैप्टर है आपके, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन और विटामिन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसी के साथ हमारा बायोलॉजी का खत्म हो जाएगा पीवाईक्यूज पिछले 5 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुरू करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक, यहाँ पे बेसिकली हमसे जो मैंने आपको पिछली वीडियो बताई थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल थ्योरी की मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पे एक क्वेश्चन में मुझसे एक थोड़ी छोटी सी गलती हुई थी। यहाँ पे मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया था। ठीक है, जहाँ मैं आपको सेल वॉल के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो आपकी पेप्टिग्लाइडोकेन से बनती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये चेंज कर लेना। ठीक है, और फंगाई की जो है वो आपकी यहाँ पे शीटेन, ग्लूकेन और ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है। ठीक है, तो ये मैंने इंटरचेंज कर दिया था गलती से, तो इस पे ध्यान दे देना। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी यहाँ पे पिन कमेंट भी कर चुका हूँ सेम वीडियो में, तो ये प्लीज़ ध्यान से देख लेना। ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे और आंसर भी जो उसका करेक्ट होगा, ठीक है, जो यहाँ पे होना चाहिए था वहाँ वीडियो में थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, इंटरचेंज हो गया था, तो इस पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देना। ठीक है, तो चलो अब अपने इस पर्टिकुलर वीडियो के जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ग्रास में इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो आपका टिश्यू होता है, ठीक है, वो यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड होता है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है आपका टिश्यू के चैप्टर से, तो यहाँ पे मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। ठीक है, और इसके बाद क्योंकि इससे रिलेटेड और भी यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं एक क्वेश्चन लेके आपको सारा कुछ बता दे रहा हूँ यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। फिर हम और भी यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में आए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट टिश्यू में, ठीक है, जितने भी आपके प्लांट टिश्यूज होते हैं बेसिकली, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो आपके प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम जितने भी प्लांट टिश्यूज होते हैं वो आपके प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और एनिमल टिश्यूज जो आप होते हैं वो आपके बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आप मूव कर रहे हो। ठीक है, हमेशा आप प्लांट की तरह एक जगह खड़े नहीं हो, आप क्योंकि मूव कर रहे हो तो आपके टिश्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और वो आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ भी याद रखना है। और एनिमल टिश्यूज़ में आपके मैक्सिमम जो होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। ठीक, तो मैं आप यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका एनिमल टिश्यू में आपके मैक्सिमम आपके लिविंग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ठीक है, तो ये आपका प्लांट का टिश्यू होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, हम लोग इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये आपका एक डिवाइडिंग टिश्यू है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस टाइप का टिश्यू है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक डिवाइडिंग टिश्यू है। ठीक, फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे ये क्या काम करता है, तो ये बेसिकली हेल्प करता है ग्रोथ में प्लांट की। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसकी ग्रोथ में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे फिर जो इसके 3 पार्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इसके 3 टाइप्स आप बोल सकते हो। इसके 3 टाइप्स है, और वो यहाँ पे बेस्ड है जो भी प्लांट के रीजन होते हैं ना, तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टिश्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप है। ठीक है, 3 टाइप है, अभी हम उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक के, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक के यहाँ पे आपके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
दूसरा यहाँ पे आपके पास होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा आपके पास होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में भी पूछा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एपिकल की, ठीक है, तो सबसे पहले चलो मैं डायग्राम बना के थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे अब जो हम बात करते हैं एपिकल टिश्यू की, तो एपिकल टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है टिप में, ठीक है, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है एपिकल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका ये एपिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपका जो लेटरल होता है, लेटरल आपका बेसिकली यहाँ पे गिर्थ में प्रेजेंट होता है, इस टाइप से यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर में, ठीक है। ये आपका इस रीजन को हम लोग बोलते हैं गिर्थ, ठीक है, प्लांट के। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है लेटरल, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। अब आपका जो इंटर कैलरी होता है वो आपका यहाँ पे लीव्स के बेसिस में होता है और साथ ही साथ इंटर नोड्स में होता है, ठीक है। तो ये आपके लीव्स के बेसिस होगा और यहाँ पे इंटर नोड्स हो गया, ठीक है। जहाँ पे भी आपके लीव्स होंगे वहाँ हर जगह आपके बेसिस पे और साथ ही साथ इंटर नोड्स पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा कौन सा, इंटर कैलरी, ठीक है, इंटर कैलरी, ठीक, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपका एपिकल टिश्यू जो होता है वो यहाँ पे बेसिकली आपके स्टेम की एंड रूट की लेंथ बढ़ाता है, ठीक है, लेंथ को यहाँ पे इंक्रीज करता है, ठीक है, एरो से मैं बता दे रहा हूँ, इंक्रीज करता है, ठीक। फिर यहाँ पे जो आपका लेटरल होता है वो आपके यहाँ पे गिर्थ को बढ़ाता है, ठीक है, गिर्थ को यहाँ पे इंक्रीज करता है, ठीक। और इंटर कैलरी में बता दिया मैंने यहाँ पे कि वो बेसिस में प्रेजेंट होता है और यहाँ पे इंटर नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा यहाँ पे ये चीज़ थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ना। अब हम यहाँ पे वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इन ग्रासेस इंटर कैलरी मेरिस्टेम टिश्यू इज लोकेटेड एट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रूट टिप का एपिकल है, शूट टिप का एपिकल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर लेटरल साइड्स में मैं बताया था अभी अभी कि लेटरल टिश्यू होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका सी। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है वापस से रिपीट हो गया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया है कि द लोकेशन ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टेम इन प्लांट, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे आपको बस ग्रास देके कंफ्यूज किया कि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली, क्योंकि ग्रास को लोग प्लांट नहीं मानते हैं, ठीक है, इसलिए आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। और यहाँ पे आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया प्लांट के बारे में, ठीक। तो प्लांट में यहाँ पे इंटर कैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ए, ठीक है, बेस ऑफ लीव्स और इंटर नोड्स, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ गिर्थ। अभी मैंने आपको बताया था गिर्थ इंक्रीज करने के लिए लेटरल मेरिस्टम, ठीक है, मतलब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इंटर कैलरी आपका इंटर नोड्स और लीफ के बेस पे, ठीक है। अब अगर हम देखो बाकी भी दो थोड़ा मैं बता देता हूँ इनके बारे में, ठीक है। जब मैं यहाँ पे बेसिकली बात करता हूँ ट्राइसेट की, तो ये आपका जाइलम का पार्ट होता है, ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। और ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ पे वाटर को, और ये आपका जाइलम का पार्ट होता है, ठीक है। और जो आपकी ये पेरिसाइकिल होती है कि थिन लेयर होती है टिश्यूज की, थिन लेयर ऑफ टिश्यूज, ठीक है, किस किस के बीच में यहाँ पे एक होता है आपका फोएम, ठीक है। जो अभी हम पढ़ेंगे ना जाइलम और फोएम, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, मैं बस यहाँ पे क्योंकि एक ऑप्शन में दे दिया इसलिए मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो एक होता है आपका फोएम और एक होता है आपका एंडोडर्मिस, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा है कि द टर्म फिलोटैक्सी रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ, ठीक है। तो अब देखो ये डायरेक्ट यार क्वेश्चन आपका फैक्ट बेस्ड है, ठीक है, डायरेक्ट थ्योरी इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अब यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम लोग बोलते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो ये दो आपको टर्म्स याद होनी चाहिए, आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी हमने सारे क्वेश्चन कर लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका टिश्यू के चैप्टर से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि स्केलेरेनकाइमा सेल्स हैव व्हाट, ठीक है। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्केलेरेनकाइमा के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, सेल्स के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में।
अब यहाँ पे प्लांट का जो दूसरा टाइप का टिश्यू होता है वो आपका होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। और इसमें आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है आपके अंदर, परमानेंट के अंदर, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट के अंदर आपके पास होता है पैरेनकाइमा, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है, पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें जितने भी सेल्स होते हैं यहाँ पे लाइव सेल्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी याद रखना, ठीक है, लाइव सेल्स होते हैं। फिर यहाँ पे ये लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, लाइव सेल होते हैं और यहाँ पे ये लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनके पास थिन सेल वॉल भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ 3 चीज़ें हैं आपको याद रखनी कि पैरेनकाइमा आपका एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है, ठीक है। आपका देखो पहले तो याद रखना है कि प्लांट टिश्यू में पहला आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऑलरेडी किए, सब कुछ डिस्कस कर लिया। दूसरा आता है आपका यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, जिसका एक पार्ट है सिंपल टिश्यू, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट का आपका यहाँ पे टाइप है पैरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा में क्या क्या होता है वो मैंने आपको बताया, लाइव सेल्स होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं और यहाँ पे थिन सेल वॉल भी होती है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे आपके डिफरेंट पैरेनकाइमा के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर पैरेनकाइमा के पास क्लोरोफिल है, ठीक है, अगर पैरेनकाइमा के पास क्लोरोफिल है, ठीक है, तो यहाँ पे वो परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर उसके पास यहाँ पे, पहले मैं लिख लेता हूँ, क्लोरोफिल है तो यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है फोटोसिंथेसिस, और ऐसे टाइप के हम लोग पैरेनकाइमा को क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा, ठीक है, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा वो होता है जिसके पास क्लोरोफिल है और वो परफॉर्म कर सकता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और दूसरा इसका काम होता है कि ये सपोर्ट करता है प्लांट को और साथ ही साथ ये स्टोर करता है फूड, ठीक है, तो स्टोर भी कर लेता है ये फूड। और अगर इसमें क्लोरोफिल है तो ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, तो ये आपका होता है क्लोरेनकाइमा, ठीक है, पहली। अब ना दूसरा यहाँ पे है, जो दूसरा है यहाँ पे आपके पास एरेनकाइमा, ठीक है, यहाँ पे पहले नाम ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा आपके पास यहाँ पे एरेनकाइमा। अब एरेनकाइमा क्या करता है बेसिकली, जो आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे बायोएनसी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। बायोएनसी बेसिकली क्या होता है कि जब भी यहाँ पे प्लांट में होती है तो ये हेल्प करती है आपके प्लांट को फ्लोट करने में वाटर पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या काम करती है, हेल्प देम टू फ्लोट, हेल्प देम टू फ्लोट, ठीक है। तो ऐसे टाइप के हम लोग पैरेनकाइमा को बोलते हैं एरेनकाइमा, जो कि आपके प्लांट को हेल्प करती है, करता है यहाँ पे फ्लोट करने पे, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे बात करते हैं तो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कोलेनकाइमा, ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या, कोलेनकाइमा। तो ये बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके प्लांट्स को, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड टू प्लांट, ठीक है। ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पे ये आपके प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैक्सिमम जो आपके टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में वो क्या होते हैं, वो आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर जो इसमें सेल होते हैं वो यहाँ पे लिविंग सेल होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ जाता है जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में भी दे रखा है, ठीक है, वो है यहाँ पे आपका क्या, स्केलेरन काइमा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्केलेरन काइमा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपके 4 टाइप के पैरेनकाइमा होते हैं, ठीक है, हमने सब यहाँ पे डिस्कस कर दिए, ठीक है, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ आ गया आपके पास स्केलेरनकाइमा। तो यहाँ पे जो आपके पास स्केलेरनकाइमा होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, इसमें आपके पास लिग्नाइन होता है जो कि आपकी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिजिड बना देता है सेल वॉल को, ठीक है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि इसमें डेड सेल होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। और इसमें सेल के अंदर की अगर हम बात करते हैं कोई स्पेस नहीं होती है, ठीक है, नो स्पेस इनसाइड अ सेल, ठीक है, इनके सेल के अंदर कोई भी स्पेस नहीं होती है।
फिर ये किस टाइप के सेल होते हैं, तो बेसिकली लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, लॉन्ग एंड नैरो यहाँ पे इसके सेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे जो बताई हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि मैच्योर स्केलेनकाइमा सेल्स हैव व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, तो लिविंग लिविंग ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मैंने आपको बताया कि डेड सेल होते हैं, ठीक है। तो लास्ट के दो ऑप्शन में डेड सेल है। फिर मैंने आपको बताया कि सेल वॉल में आपका लिग्नाइन प्रेजेंट होता है जो कि रिजिडिटी बढ़ाता है, ठीक है, सेल वॉल की उसकी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका यहाँ पे डी, लिग्निफाइड वॉल होती है और डेड सेल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। विच वन ऑफ द जाइलम टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब जो आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जो दोनों आपके होते हैं ये आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं, पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टाइप के आपके टिश्यू होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। जो मैंने आपको पैरेन्काइमा के सारे टाइप्स वो सब बताए थे, वो आपके यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू थे, और ये जाइलम और फोएम जो है आपके ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए। फिर नाउ यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं जाइलम की, ठीक है। तो जाइलम में यहाँ पे इसके पास भी यहाँ पे लिग्निन होता है, जो है ना अभी आपको बताया कि यहाँ पे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल वॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे जाइलम में भी लिग्निन होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके पास चार सेल्स हैं, चार टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है इसके पास ट्रेकाइड्स, आप बोल सकते हो ट्रेकाइड्स। तो ये मैं आपको ऑलरेडी अभी कुछ क्वेश्चन से पहले में यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ठीक है, इसके बारे में भी। अब ये और अच्छे से वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। फिर जो दूसरा होता है वो आपके पास होता है यहाँ पे वेसल्स। फिर तीसरा है आपके पास यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। फिर लास्ट है आपके पास यहाँ पे जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। तो ये आपके पास चार होते हैं सेल्स, चार टाइप के सेल्स होते हैं किसके अंदर, जाइलम के अंदर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनके सेल्स से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेल्स जो जाइलम में होते हैं वो यहाँ पे डेड होते हैं, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द सेल्स जो भी आपके जाइलम में रहेंगे वो यहाँ पे डेड रहेंगे। बस आपका जो एक लौता लिविंग जो सेल होता है यहाँ पे वो होता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बाकी सब आपके डेड होते हैं, और ये आपका लिविंग सेल होता है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि कौन से में यहाँ पे लिविंग सेल्स आपको मिलते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है, आपका सी ऑप्शन जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो जो आपके ट्रेकाइड्स और यहाँ पे जो वेसल्स है वो आपके यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये हेल्प करते हैं आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आपके हेल्प करते हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आपके यहाँ पे हेल्प कौन से करते हैं, ट्रेकाइड्स और यहाँ पे वेसल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे पहले तो कि ये लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक। फिर दूसरा यहाँ पे जो काम करते हैं तो वो यहाँ पे होता है कि ये स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है, ये स्टोर करते हैं फूड को, तो फूड को भी ये स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये वाटर का जो सप्लाई है ये साइडवेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये भी आपका वाटर से रिलेटेड है, यहाँ पे भी साइडवेज में मूव कराते हैं, ठीक है, वाटर को। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि साइडवेज मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, साइडवेज कंडक्शन ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और जो आपके जाइलम फाइबर होते हैं तो बेसिकली ये आपका सपोर्ट करते हैं बस, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पर अभी यहाँ पे मैं आप एक क्वेश्चन और आएगा तो वहाँ पे अच्छे से जाइलम फाइबर अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर अभी आपको ये याद रखना है बस, ये सपोर्टिव नेचर होता है इनका, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं फोएम की, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने जाइलम की बात की, अब यहाँ पे हम करते हैं फोएम की। तो यहाँ पे जब हम बात करें फोएम की, तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं चार टाइप्स के, यहाँ पे भी डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है आपके पास सीफ ट्यूब्स। तो सीफ ट्यूब्स जो होते हैं वो आपके ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है कि ये आपके ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना वो सब आप प्लीज़ इसका मतलब नोट्स बना लेना या फिर सुन लेना ध्यान से, ठीक है? जो आपके सीव ट्यूब्स होते हैं वो आपके ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो मटेरियल है ना वो यहाँ पे हर एक मतलब बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो यहाँ पे बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है? नाउ नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे कंपेनियन सेल, ठीक है? कंपेनियन सेल्स, ठीक है? अब यहाँ पे कंपेनियन सेल्स के बाद जो आपका नेक्स्ट होता है वो यहाँ पे होता है फ्लोएम फाइबर, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट हो गया आपका फ्लोएम फाइबर और फोर्थ वन जो आपका लास्ट होता है वो आपका होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखो यहाँ पे ना आप याद करने का बहुत सिंपल है, फाइबर और पैरेन्काइमा आप याद कर लो, दोनों में कॉमन है, ठीक है? बस उसके आगे जाइलम फ्लोएम लगा देना। फिर बचे हुए जो दो हैं, ठीक है, बस आपको वो याद करने की, एक है ट्रेकाइट्स, ये वेसल्स, और इस टाइप में यहाँ पे आपके पास स्टीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये याद करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं अब आपसे यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे फोएम में अगर हम बात करते हैं तो किसके पास यहाँ पे डेड सेल होते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फोएम में मैक्सिमम आपके पास लिविंग सेल होते हैं, ठीक है? तो जाइलम का यहाँ पे उल्टा है, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखना। जाइलम में मैक्सिमम आपके पास डेड सेल होते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास लिविंग सेल होते हैं, ठीक? अब यहाँ पे आपसे पूछ ले अगर कि यहाँ पे डेड सेल किसके पास होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोएम फाइबर के पास, ठीक है? तो ये आपके होता है डेड सेल्स, और एकलौते डेड सेल्स है, बाकी सब आपके लिविंग सेल्स रहेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक? अब यहाँ पे अच्छा है मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जाइलम जो आपका यहाँ पे देखो मैंने वैसे बता दिया था कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है? वैसे ही आपका जो फ्लोएम होता है ये आपका फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, मतलब एनर्जी बोल लो आप उसको, ठीक है? तो वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है आपका फ्लोएम, ठीक है? तो आप ऐसे समझ लो फूड, ठीक है? ये आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है क्या? आपका फ्लोएम, ठीक है? आपसे अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट में बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स, ठीक है? ऐसे करके, तो वो आपका कौन सा करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम इज करेक्ट, ठीक है? तो सबसे पहले आपको दिया कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, नहीं, ये जाइलम का काम है, ठीक है? वाटर भी मिनरल भी। फिर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, तो हाँ ये एकदम सही है, ठीक है? बी एकदम सही है। फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसी को ही यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट वे में लिख दिया फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, ठीक है? नाउ यहाँ पे क्या ये सिंपल टिश्यू है? नहीं, अभी मैंने आपको बताया जाइलम और फ्लोएम जो क्या है आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। और लास्ट है आपका क्या, फ्लोएम सपोर्ट करता है? तो यहाँ पे नहीं, सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है? ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। नाउ अगले पे चलते हैं। तो नाउ अगले यहाँ पे आपसे बोल रखा है कि वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेसल्स, ठीक है, इन टॉल ट्रीज। द प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट। जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया था कि जाइलम एक टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसमें जो वाटर का कंडक्शन है, ठीक है, या फिर वाटर का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड होता है, ठीक है? इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, वो यहाँ पे अब यही पूछ रहे कि क्यों होता है, ठीक है? तो इसका वैसे करेक्ट आंसर है आपका बी, वो अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? पहले होता है इसका ट्रांसपिरेशन पुल, फिर कोहेजन और एडेशन, ठीक है? तीनों का ही यहाँ पे आप बोल सकते हो मिक्सचर है, ठीक है? नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एडेशन की, ठीक है, तो ये आपका अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है, ठीक है? पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है, इसी की वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट में यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है? क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अगेंस्ट रहता है ग्रेविटी फोर्स के, ठीक है? अगेंस्ट ग्रेविटी यहाँ पे काम करता है, ठीक है? फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोहेजन की, तो कोहेजन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो सारे ना एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, मतलब स्टिक रहते हैं, ठीक है? और इसी की वजह से यहाँ पे ये हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे स्टिक रहते हैं, ठीक है? एक दूसरे से स्टिक टुगेदर, ठीक? और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये अलाउ करता है वाटर को कि ये कॉलम वे में, मतलब आपको पता है कॉलम कैसा रहेगा, अगर मान लो मैं ये टेबल बना रहा हूँ, कॉलम ऐसे रहेंगे, राइट? और रोज ऐसी रहती है, तो कॉलम वे में मतलब ऐसे वर्टिकली यहाँ पे ये हेल्प करता है मूवमेंट में। तो वर्टिकली हेल्प कर रहा है मतलब क्या हुआ, अपवर्ड में यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? ये याद रखना है। तो यहाँ पे कोहेजन और एडेशन, ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल की, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल बेसिकली आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे जो फोर्स है यहाँ पे पुल की, ठीक है, वो यहाँ पे
प्रोड्यूस होती है इनसाइड अ जाइलम टिश्यू, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली ये वही सेम चीज़ आ गई कि आपको ये फैक्ट बेस्ड है, ठीक है? कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशनल पुल है क्या, ठीक है? तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है? अगर आपको ये तीनों के बारे में नहीं पता होगा तो सीधी-सी बात है आप इसको स्किप ही कर दोगे, राइट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते हो। बस अगर आपको हाँ, ये पता होता कि एडिशन आपको यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, तब भी यहाँ पे आपको देखो दिक्कत होती, क्योंकि आपको 3 ऑप्शन में यहाँ पे एडिशन दे रखा है, ठीक है? वहीं पे कोहेजन के बारे में पता होता तो भी आपको दिक्कत होती। तो इसलिए सेम चीज़ है यहाँ पे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे थ्योरी बेसिस पढ़ने हैं इसके, ठीक है? बायोलॉजी में। तो यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेजन और एडिशन, ठीक है? नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट, ठीक? अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन आपका प्रेजेंट होता है एनिमल में, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ग्लाइकोजन आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है एनिमल में, ठीक है? और इसका काम क्या होता है? तो ग्लाइकोजन का काम होता है ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को, ठीक है? ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ठीक। और जब यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो एक टाइप से ये फ्यूल बन रहा है सेल्स के लिए, ठीक है? एज अ फ्यूल यहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है? जब यहाँ पे ग्लूकोज को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देगा तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? प्रोवाइड एनर्जी या फिर एनर्जी प्रोवाइड, ठीक है? आगे लगा लेना, ठीक है? प्रोवाइड आगे। फिर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्टार्च की, तो स्टार्च आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे प्लांट में, ठीक है? यहाँ पे प्लांट में प्रेजेंट रहता है और ये स्टोर करता है आपकी एनर्जी, ठीक है? तो आप ऐसा समझ लो कि ये वाइस वर्सा है, एक आपका प्लांट में है, एक आपका एनिमल में, और दोनों ही एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है? ये चीज़ बस आपको याद रखनी है। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा यहाँ पे स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है? तो आपका सी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ना अब यहाँ पे अगले क्वेश्चंस कुछ जो हम करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे करेंगे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन हम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस, देखो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है? सबसे पहली चीज़, लाइट एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है, ठीक है? पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है वो होता है आपका क्लोरोफाइल, ठीक है? क्लोरोफिल बोलते हैं हम। और क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है? और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल, ठीक है? दोनों ही आपके एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है? तो क्लोरोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल आपका एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे एनर्जी मतलब जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये किस टाइप में स्टोर हो रहा है? तो ये एक शुगर के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है? और उसको शुगर में यहाँ पे हेल्प कौन करता है, मतलब शुगर बनाने में? तो H2O हेल्प करता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि शुगर के फॉर्म में होता है और उसको हेल्प करता है यहाँ पे शुगर बनाने में H2O और CO2। अब नाउ नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की, वो है आपकी कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन बोल लो या रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये CO2 को लेके उसको कार्बोहाइड्रेट में बना देता है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट बना देता है उसको, पहली चीज़। और हमें पता ही है कि ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि रिडक्शन प्रोसेस है, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और किस फॉर्म में स्टोर करता है? शुगर के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे हेल्प करता है शुगर बनाने में H2O और CO2। और क्लोरोफिल जो आपका है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है? और ये क्लोरोफिल आपका हेल्प करता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में, और क्लोरोफिल आपका एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है? अब नाउ यहाँ पे आप क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। नहीं, देखो काइनेटिक एनर्जी में नहीं होता है। किस में होता है? अभी हमने देखा केमिकल एनर्जी में, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी विच कॉजेज रिडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है? तो रिडक्शन ऑफ वाटर यहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे शुगर यहाँ पे किसी की वजह से बन रही है, वाटर की वजह से ही बन रही है, तो रिडक्शन तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। रिडक्शन CO2 का यहाँ पे हो रहा है, ठीक है?
फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में आपसे बोल रहा है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी स्टोर नहीं, मतलब ऑब्जॉर्व नहीं करते, क्या एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आपका एक ही ऑप्शन बचा, वो है डी, और यहाँ पे आप पढ़ोगे तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी मैंने आपको बताया, CO2 तो कार्बोहाइड्रेट बना दे रहा है, ठीक, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर रहा है बस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और लाइट टू केमिकल में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, ठीक। फिर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ तो देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ग्राफ वाला ही, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज करता है, लाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ अभी मैं बता चुका हूँ, और यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, जो रिडक्शन होता है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कि यहाँ पे शुगर के फॉर्म में रखता है, तो जो आपका एनर्जी है वो यहाँ पे आपकी ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहती है, ठीक है। और फिर अगर हम यहाँ पे बाकी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखो मिनरल एब्जॉर्प्शन, बेसिकली वही मिनरल इनटेक है, तो ये तो प्रोसेस हो ही नहीं सकता ग्लूकोज का, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन आपका एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो कि जहाँ पे आप क्या करते हो, मतलब ऑक्सीजन को आप लेते हो, ठीक है, इनटेक करते हो और रिलीज क्या करते हो, CO2, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर डिग्रेडेशन आपका लैंड से रिलेटेड हो गया, कि यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उससे आपकी जो लैंड डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है सीधा सीधा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो कि आपका ग्लूकोज से रिलेटेड है। और यहाँ पे मिनरल एब्जॉर्प्शन में बस मिनरल इनटेक कर रहा है वो, यहाँ पे ग्लूकोज का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, अगर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पता है तभी आप यहाँ पे लगा पाओगे ऑप्शन करेक्ट, वरना आप इसको स्किप करोगे या गलत मार्क कर दोगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें मूवमेंट होती है सब्सटेंस की, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस होती है अगेंस्ट डिफ्यूजन, ठीक है। अगेंस्ट डिफ्यूजन कैसे होती है, क्योंकि जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है, ठीक है, और हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का, तो वहाँ पे हाई से लो में जा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक, तो आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे मूवमेंट होती है सब्सटेंस की लो से हाई में, और इसी की वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये अगेंस्ट है डिफ्यूजन के, क्योंकि हम डिफ्यूजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब, ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा कि हाई से लो जाता है वहाँ पे, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हो रही है लो टू हाई, और इसलिए हम बोल रहे हैं अगेंस्ट डिफ्यूजन, ठीक, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे पहले चलो ऑप्शन को पढ़ के हम लोग एलिमिनेट करते हैं, क्या यहाँ पे ये चीज़ कहीं पे लिखी है, तो सबसे पहले देखो आप पढ़ो, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट डिफ्यूजन, तो यहाँ पे है, तो ये अभी तक सही जा रहा है, ठीक है। फिर इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट डिफ्यूजन, ये भी सही है, फिर यहाँ पे भी अगेंस्ट है, ठीक है, इन तीनों में यहाँ पे अभी तक अगेंस्ट आया है, लास्ट वाले में इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस अलोंग अ डिफ्यूजन, नहीं, तो हाई से लो नहीं जाता है, लो से हाई जाता है, मतलब अगेंस्ट है डिफ्यूजन के, ठीक है, पहली चीज़। नाउ दूसरी चीज़, इस सब प्रोसेस के लिए इसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इन सब प्रोसेस के लिए मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इसको एनर्जी चाहिए होती है, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया है कि विद द यूज ऑफ अ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन, और सेकेंड ऑप्शन में आपको दे रखा है विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है, डी भी गलत है, ठीक है, डी आपका गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि अलोंग डिफ्यूजन नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन आपका हाई टू लो कंसेंट्रेशन में जाता है, और ये आपका यहाँ पे लो टू हाई जाता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगेंस्ट डिफ्यूजन, ठीक है, तो आपका डी गलत है, बी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे विदाउट द एनर्जी बोल दिया और इसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि क्या उसको एनर्जी रेस्पिरेशन से चाहिए, मतलब जो यूज हो रही है, या फिर विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो जो यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वो यहाँ पे एनर्जी कैसी मिल रही है, वो बेसिकली आपके सेल को मिल रही है, ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे एनर्जी मिल रही है वो आपके किसको मिल रही है, सेल को मिल रही है, कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इसका एक्टिव से, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इसका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके सेल को यहाँ पे एनर्जी मिल रही है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सी गलत होगा, आपका सही ऑप्शन यहाँ पे होगा ए,
जहाँ पे क्लियरली यहाँ पे क्या दिया है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन, ठीक है, और यहाँ पे अ ग्रेडियंट विच विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया, ऑक्सीजन से इनटेक हम ऑक्सीजन करते हैं, फिर CO2 आउट करते हैं, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है वो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है करेक्ट ए। फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। अब यह आपका, आप इसको सेल थ्योरी में भी कंसिडर कर सकते हो और इन चैप्टर्स में भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमने कल भी यहाँ पे पढ़ा था कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, और इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो ये भी आपका डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है, ठीक है। नाउ जो अगला क्वेश्चन है ये आपका लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक प्रोसेस सुना होगा, एक्सक्रीशन का प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भेजते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन प्रोसेस में हमारा ये काम होता है। अब नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स दैट अकर इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो चलो बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की, ठीक। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में, मतलब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में आपके पास देखो यहाँ पे 2 किडनी है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। 2 किडनी होती है, फिर हमारे पास 2 यूरेटर्स होते हैं, ठीक है, यूरेटर्स। एक हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और फिर एक हमारे पास यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो मैंने ये, क्योंकि ये 4 ही आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो मैंने ये आपको बताए हैं, ये याद रखना है कि 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, ठीक है। अब किडनी बेसिकली देखो यहाँ पे क्या काम करती है, किडनी में आपका अगर हम बात करते हैं क्या बनता है या क्या प्रिपेयर होता है, तो आपका किडनी में प्रिपेयर होता है यूरिन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किडनी में क्या प्रिपेयर होता है, यूरिन, ठीक है। लिवर में क्या प्रिपेयर होता है, लिवर में आपका होता है, लिवर में क्या होता है, ये लिवर में होता है आपका यूरिया, ठीक है। किडनी में यूरिन, लिवर में यूरिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ना यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की, ठीक है। यहाँ पे किडनी में आपके एक्सक्रीशन का क्या प्रोसेस रहता है, क्या सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास आता है यहाँ पे किडनी, मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ही बताया कि यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे किडनी में क्या बनता है, यूरिया बनता है, ठीक। तो इसलिए आपकी स्टार्टिंग किससे होगी, किडनी से होगी, तो आपका ये डी तो गलत ही हो गया, ठीक। अब किडनी के बाद आपके पास नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं आपके पास बोमेन, लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब यहाँ पे वो दे नहीं रखा है, ठीक है, पर यहाँ पे बीच में आते हैं वो प्रोसेस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपके पास आते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं दे रखा है, पर मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। किडनी में यूरिन बनती है, फिर बोमेन्स कैप्सूल जो होते हैं आपकी वो कैपिलरी होती है, ठीक है, एक टाइप की कैपिलरी होती है आपकी किडनी में ही, ठीक है, वहाँ से निकलती है यूरिन आपकी। फिर जो नेफ्रॉन होते हैं वो आपके बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो बोमेन्स के बाद आपका क्या, नेफ्रॉन में जो आपका फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद मैं ऐसे में लिख दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है, यूरेटर, ठीक है। यूरेटर के बाद देखो अब यहाँ पे अब हम करने जाएंगे तो बी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि दूसरा आपका यूरेटर है। यूरेटर के बाद आता है आपका यूनरी ब्लैडर, ठीक है, यूनरी ब्लैडर। और इसके बाद आपका लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है आपका यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनरी ब्लैडर लास्ट में नहीं आता, यूरेथ्रा लास्ट में आता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो पता होनी चाहिए आपको, बस आप मतलब ऐसे फैक्ट की तरह आप याद रख लो कि किडनी जो है ना आपकी, वो एक दिन में 180 लीटर, ठीक है, 180 लीटर का यहाँ पे वो फिल्टर करती है, ठीक है, वाटर को, ठीक है। 180 लीटर यहाँ पे फिल्टर करती है वो वाटर को, ठीक है, फिल्टर करती है यहाँ पे वाटर को किडनी हर दिन, ठीक है। जिसमें से आपका 2 लीटर जो होता है ना, 1 से 2 लीटर बोल लो, 2 लीटर बोल लो, वो आपका होता है यूरिन, ठीक। और बचा हुआ जो आपका 178 हुआ वो आपका वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि 180 लीटर वाटर को यहाँ पे फिल्टर करती है किडनी, 2 लीटर यूरिन हो जाता है, और 178 वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेन चीज़ आपके लिए ये हो गई। अब ये आपका था ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ह्यूमंस के लिए।
या फिर आप बोल रहे हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है। अब आपका अगर प्लांट की हम लोग बात करते हैं, प्लांट में आपका वेस्ट मटेरियल क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है ऑक्सीजन, ठीक है, O2। यहाँ पे आपको जैसे पता है कि प्लांट क्या रिलीज करते हैं, O2 रिलीज करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो वेस्ट है, उनके लिए फूड क्या है? CO2 है, ठीक है, जिसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CO2 हम लोग निकालते हैं, हमारा थोड़ा उल्टा केस है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनके लिए वेस्ट मटेरियल होता है O2, ठीक है, प्लांट्स के लिए। और यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस में ही यहाँ पे मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज होता है CO2 और उसमें ही वो लोग निकालते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग अभी जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बात कर लिया पूरा इस पर्टिकुलर प्रोसेस का, ठीक है, एक्सक्रीशन प्रोसेस का। अब हम यहाँ पे और भी क्वेश्चंस देखते हैं इससे क्या क्या रिलेटेड आ रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, 2019 में यहाँ पे आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आपको दे दिए। पहला बोला है यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यूरिया आपका किसके अंदर बनता है? लिवर के अंदर। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी भी पढ़ लेते हैं चलो, ठीक है। यूरिया इज प्रोड्यूस इन ब्लड, नहीं, ब्लड नहीं, लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? गलत। फिर बोला इसने यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टार्च के डाइजेशन से नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्टार्च बेसिकली आपका क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी जब डिवाइड होती है तो आपका यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में आती है, ठीक है, जो अभी हमने थोड़े टाइम पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट चीज़ है आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में कि यूरिया इज प्रोड्यूस इन लंग्स, ठीक है। लंग्स में नहीं प्रोड्यूस होता है, लंग्स में आपका CO2 होता है जो आप रिलीज करते हो, ठीक है। और किडनी में आपका यूरिन होता है जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये तो गलती हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ए, जो कि है आपका कि यूरिया आपका लिवर में प्रोड्यूस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो आपसे बोल रहा है कि यूरिया इज प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट, ठीक है, किसके मेटाबॉलिज्म से यहाँ पे यूरिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि फूड से हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ये है आपका प्रोटीन, ठीक है। ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे याद ही रखना है, ठीक। अब बाकी जो आपके ऑप्शन है, ठीक है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आपकी देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं? शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये हमने अभी थोड़े टाइम पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे शुगर जो कार्बोहाइड्रेट जो है CO2 से बनता है, ठीक है, जो आपके प्लांट्स हैं वो इसमें बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड जो है वो बेसिकली आपकी क्या रिलीज करते हैं? रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके रिलीज करते हैं एनर्जी, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे यूरिया की बात हो रही है तो यूरिया आपका प्रोटीन से बनता है, ठीक है। प्रोटीन का आप समझ सकते हो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, ऐसे याद रख लो, इजी रहेगा। जब भी हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की ना, तो यहाँ पे जो भी चीज़, एक तो यहाँ पे देखो एनर्जी बनाएगी, ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि जो यहाँ पे वेस्ट वेस्ट मटेरियल की तरह बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन का वेस्ट मटेरियल क्या होता है? यूरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसी के साथ देखो यूरिया के साथ साथ यहाँ पे हमारा एक और होता है जो इसका वेस्ट मटेरियल होता है, और वो होता है यहाँ पे अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। ये इसका वेस्ट मटेरियल होता है किसका? प्रोटीन का। ये दोनों यहाँ पे इसके वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है। और एक आपका एक लास्ट और होता है, वो होता है क्रिएटेनाइन, ठीक है, क्रिएटेनाइन। तो ये आपकी ये जो तीन होते हैं ये आपके क्या होते हैं? प्रोटीन के वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ना हमने यहाँ पे एक्सक्रीशन प्रोसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दे रखा है कि इन अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ब्लड फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड, ठीक। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के ऊपर है, जो आपका लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हार्ट के बारे में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, साथ ही साथ ब्लड कैसे फ्लो करता है सबके बारे में हम लोग ने उस पर्टिकुलर प्रोसेस में यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे उस प्रोसेस के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐसा आएगा अभी आगे जहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट आपके लगेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ पूरा। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में बेसिकली जो आपका यहाँ पे ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है आपके फूड को, ठीक है, ऑक्सीजन को, और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, यहाँ पे फिर फूड, और साथ ही साथ सॉल्ट्स को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी कि आपका जो ब्लड है यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को, सॉल्ट्स को,
ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को कैसे करता है, अब यही आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं चलो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, जो आपका ये ब्लड होता है ना, ये आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक बेस्ड है तो आपसे कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है बायोलॉजी से, तो छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो आपका हार्ट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो हार्ट ऑटोमैटिकली हमें यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट के बारे में ही हम बात कर रहे होते हैं। तो जो आपका हार्ट है वो एक टाइप से आपका एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम आगे इसमें बात करते हैं, तो आपको जैसे मैंने पता होगा कि हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक। अभी हम सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे आगे काम करता है। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चैम्बर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस चलता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो उनके लिए वेस्ट मटेरियल होता है ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन ही वो यहाँ पे रिलीज करते हैं, ठीक है। और हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। अब ऑक्सीजन जब हमने इनटेक किया तो ये हमारे लंग्स के अंदर आता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हमने इनटेक किया, वो आपके लंग्स के अंदर आया। लंग्स में आने के बाद जो आपका ये ब्लड होगा, ठीक है, जो ब्लड यहाँ पे जा रहा है वो आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। मैं ऑक्सीजनेटेड को OXY लिख दे रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उस पे भी ध्यान देना, ठीक है, साथ ही साथ लिखने पे भी। तो लंग्स के बाद आपका जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब उसमें O2 मिल जाता है, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। फिर जो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपका हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है, ठीक है। तो इससे आप क्या पता कर पा रहे हो, आपसे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से पार्ट में आपके हार्ट के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो वो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका O2 रिच ब्लड रहता है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद जो आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वेंट्रिकल होता है वो एक्सपैंड हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ब्लड उसकी तरफ आ पाए, ठीक है। यहाँ पे अब जो मैं बता रहा हूँ ना, आप यहाँ डायग्राम से भी यहाँ पे मैच करते रहो, ठीक है। जैसे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पे आएगा पहले ब्लड, फिर यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो जाता है आपका अरोटा में, ठीक है। अरोटा बेसिकली हेल्प करता है यहाँ पे पंप आउट करने के लिए ब्लड को, ठीक है। और अरोटा देखो यहाँ से, देखो कैसे आया, पहले ब्लड यहाँ आया, फिर ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक। और यहाँ इसके पीछे भी है, ठीक है, लेयर। ये मत समझना कि ये बीच में कट गया, ठीक है, इसके पीछे भी लेयर है, और यहाँ से अब अरोटा में गया, ठीक है। यहाँ से अरोटा में गया जो आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ये आपको बेसिकली हेल्प करता है पंप आउट करने के लिए ब्लड को। फिर अरोटा के बाद जो ब्लड है आपका वो जाता है आर्टरीज में, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्टरीज और यहाँ पे जो वीन्स होती है, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टरीज, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे कैपिलरीज, यहाँ से उसके बाद जाता है वो आपका कैपिलरीज में, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कैपिलरीज में जाता है। फिर कैपिलरीज के बाद आपका जो यहाँ पे ब्लड है वो हर एक सेल में जाता है, ठीक है, सेल्स में जाएगा। फिर सेल्स में होने के बाद, अच्छा यहाँ पे मैं पहले कैपिलरीज बता दूं, तो कैपिलरीज बेसिकली आपके आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैपिलरीज, ठीक है, जो कि कनेक्ट करती है वीन्स को और आर्टरीज को। उसके बाद जब यहाँ पे ये सेल में गया, सेल में जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन से ही हम लोग जिंदा है, राइट, सीधी बात है। तो रेस्पिरेशन जब होता है उसके बाद यहाँ पे CO2 निकलती है, ठीक है। और CO2 निकलने के बाद जो अब आपका जो ब्लड अभी तक के लिए यहाँ तक आने तक जो ऑक्सीजनेटेड था, अब वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड आपका, ठीक है। अब नाउ डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो अब यहाँ पे वापस से क्या होगा, ये कैपिलरीज में जाएंगी, ठीक है। तो कैपिलरीज में गई, ये आपका ब्लड कैपिलरीज में गया। फिर कैपिलरीज के बाद आपका आएगा वीन्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि वीन्स और आर्टरीज में कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है और वीन्स जो है आपकी यहाँ पे
डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वीन्स के आने के बाद, ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट होगा यहाँ पे आएगा वेन कावा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ब्लड आएगा आपका, ठीक। अब यहाँ पे देखो मैं वीन्स के बाद ना आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, लेफ्ट साइड में यहाँ पे सब मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीन्स के बाद आपका कहाँ आएगा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी भी, ठीक है। तो वेन कावा में आएगा, ठीक। फिर वेन कावा के बाद कहाँ पे जाएगा, वेन कावा के बाद आपका जाएगा ये राइट एट्रियम में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कौन से पार्ट में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और डीऑक्सीजनेटेड जाएगा आपका राइट एट्रियम में, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखते जा सकते हो वेन कावा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे देखते हुए जाना। फिर राइट एट्रियम के बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो यहाँ पे आएगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल के बाद आपका चला जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और इसके बाद वापस से कहाँ आ जाएगा, ये लंग्स में आ जाएगा, जहाँ से CO2 रिलीज कर देते हैं वो, ठीक है। तो जो आपका प्रोसेस है, सबसे पहली चीज़ ऑक्सीजन आपने यहाँ पे इनटेक किया, लंग्स में गया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया वो चीज़, ठीक। उसके बाद फिर लेफ्ट आर्टरियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया वहाँ से, फिर अरोटा ने उसको पंप आउट कर दिया ब्लड को वहाँ से। फिर आर्टरीज जो है वो क्या होती है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फिर आर्टरीज के थ्रू यहाँ पे फिर कैपिलरीज क्या है, वीन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करती है। फिर कैपिलरीज से ये सेल में गया, क्योंकि सेल ही चाहिए, सेल को ही चाहिए होता है, ठीक। फिर सेल यहाँ पे फिर क्या होगा, सेल में यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ, वहाँ से CO2 प्रोड्यूस हुई, CO2 जैसी प्रोड्यूस हुई, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस से कैपिलरीज में गया, फिर वहाँ से वो वीन्स में गया, ठीक। वीन्स के बाद आपका ये आया वेना कावा में। फिर वेना कावा के बाद आपका आया राइट एट्रियम, जहाँ पे आपका अभी तक ब्लड क्या डीऑक्सीजनेटेड। फिर आपका आया राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, और फिर लंग्स, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है आपका ट्रांसपोर्टेशन का, जो मैंने अभी तक आपको पूरा समझाया है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक। अब आपसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन अ ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। हम ये अभी हमने देखा कि ये पहले वो ऑक्सीजनेटेड में फ्लो किया, उसके बाद फिर जब डीऑक्सीजनेटेड में गया तो वो डबल सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। मतलब ऑक्सीजनेटेड से वहाँ पे जैसे मैंने बताया था लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा, आर्टरीज, कैपिलरीज, ठीक है। फिर यहाँ से फिर जब डीऑक्सीजनेटेड हो गया सेल के अंदर रेस्पिरेशन होने के बाद, CO2 ऐड होने के बाद, तो उसके बाद फिर वापस से कैपिलरीज, वीन्स, वेना कावा, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर उसके बाद वापस लंग्स में आया। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो ऑप्शन देखो कि कौन से यहाँ पे सही बैठते हैं। तो सबसे पहला कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स। अगर हम अब यहाँ पे डायग्राम देखते हैं तो देखो लेफ्ट आर्टरियम का मतलब ही यही है कि वो लेफ्ट साइड में, राइट आर्टरियम का मतलब क्या है कि वो राइट साइड में, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि आपके लंग से जो ब्लड आता है वो आपके लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, जो कि अभी वहाँ पे आने के बाद, ठीक है, लंग्स पे आने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट आर्टरियम में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। यही आपका यहाँ पे आंसर है। अब बाकी भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लास्ट में चलते हैं। पहले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज सेंट अराउंड द बॉडी, ठीक है। तो राइट साइड से नहीं भेजता, वो लेफ्ट साइड से भेजता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, गलत हो गया ये, ठीक। फिर यहाँ पे सी में क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, नहीं, देखो डीऑक्सीजनेटेड अभी हमने डिस्कस किया था कि राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, गलत। फिर लास्ट में देखते हैं बी ऑप्शन की ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पुअर इन ऑक्सीजन, नहीं, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लंग से जब आता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट में जाता है। तो लेफ्ट में जब जा रहा है तो आपका जो लेफ्ट आर्टरियम है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो कि क्या हम बोल सकते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये पुअर होता है ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे बी भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या है, ए। अगर आपको यही प्रोसेस अच्छे से पता हो ना ये, तो आप इजीली ये आंसर्स कर सकते हो, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि देखो मैच करना है आपको, यहाँ पे ब्लड वेसल्स दे रखे हैं और फंक्शंस बता रखे हैं उसके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो अगर आपको, जब भी मैंने आपको कैपिलरीज के बारे में बताया था कि क्या होता है, यहाँ पे कनेक्ट करती है, ठीक है। किसको कनेक्ट करती है, आर्टरीज को वीन से। तो बी का आपको देखो यहाँ पे थर्ड एकदम मैच कर रहा है, ठीक है। बी का आपका थर्ड मैच कर रहा है।
तो अगर आप बी के थर्ड को देखते हो तो आपका बी भी गलत हो गया, ये सी गलत हो गया, तो आपके पास ऑप्शन बचे ए या फिर डी में से एक सही ऑप्शन है। ठीक है, अब ना अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट में बात करते हैं, तो अभी मैंने पल्मोनरी आर्टलरी का यहाँ पे बताया था कि ये कैरी करता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग। ठीक है, अभी मैंने इसी प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताया कि ये पल्मोनरी आर्टलरी से आपका लंग्स में जाता है ब्लड। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे जो आपका ए से जो कनेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, तो इसी से ही यहाँ पे आपको क्या आंसर मिल गया, ए। ठीक है, यहीं पे मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया तो वापस से मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि वापस से वीडियो को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वापस से देखना। ठीक है, वापस से समझना और आपको ईजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं पल्मोनरी वेन्स पे। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स है वो क्या करेगा कि यहाँ पे कैरी करेगा ब्लड को लंग से हार्ट। ठीक है, क्योंकि आर्टलरी यहाँ पे क्या कर रहा है, आर्टरी यहाँ पे क्या कर रहा है, आर्टरी कर रहा है कि हार्ट से लंग्स में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होगा वीन्स के केस में, है ना। तो वन का क्या यहाँ पे, डी का क्या हो जाएगा, वन, और बचा हुआ क्या है आपका, बचा हुआ है आपका यहाँ पे टू। ठीक है, कैरी ब्लड टू हार्ट मसल। ठीक है, ये है आपका कॉर्नरी। अगर आपको ये भी नहीं भी पता था ना तो आप इजीली पता कर सकते थे, क्योंकि ये दो और ये तीन, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका था। ठीक, अब यहाँ तो पे ना यहाँ चलते पे हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में। आपको दे रखा है कि द ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120 एंड 80 mmHg। ठीक है, तो mmHg मतलब क्या होता है, मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, Hg आपका फॉर्म सिंबल होता है आपका मरकरी का। ठीक है, अब आपसे बोला कि ये 120 और 80 का मतलब क्या, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो जो आपका 120 होता है वो यहाँ पे वर्टिकुलर कॉन्स्ट्रैक्शन बताता है और 80 आपका वर्टिकुलर रिलैक्सेशन बताता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो आपका 120 होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बताता है कि कितना प्रेशर यहाँ पे आर्टरीज में पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 120 वाला आपका बेसिकली रिलेटेड होता है आपका किससे, रिलेटेड होता है आपका आर्टरीज से। ठीक है, और यहाँ पे जो 80 होता है ये आपका रिलेटेड होता है वेन से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और यहाँ पे 120 आपका वर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे वर्टिकुलर रिलैक्सेशन है आपका 80। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि एक एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स होने लगती है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स यहाँ पे शुरू हो जाती है हार्ट में, तो यहाँ पे क्योंकि आपका तेज़ मतलब पंप करने लगता है तेज़, तो उसकी वजह से हार्ट बीट यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, उसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है आपका ए। नो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि रिफ्लेक्स आर्क आर इवॉल्व इन एनिमल्स। ठीक है, फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, बेसिकली एक पाथवे होता है जिससे आप अपने रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हो। ठीक है, तो जैसे हम मान के चलो कि यहाँ पे ना एक कैंडल है। ठीक है, ऐसे मान लो ये कोई कैंडल है और यहाँ पे आपने ना अपना हाथ रख रखा है। ठीक है, गलती से जैसे कभी हाथ रख देते हो गर्म चीज़ पे तो एकदम हटा देते हो ना आप, तो उस चीज़ उस जैसा आपका मान लो कोई सिचुएशन है, यहाँ पे हाथ है। अब आपका हाथ, ठीक है, ऐसे जा रहा है। पहले मैं थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, वरना आप यहाँ पे डायरेक्ट ना नेट पे भी सर्च करोगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, आपको डायग्राम मिल जाएगा, आप उससे इजीली समझ भी सकते हो। ठीक है, नाउ मान के चलो कि यहाँ पे यहाँ तक आपका हाथ है, फिर आपका आ जाता है एक स्मॉल इंटेस्टाइन, ओ सॉरी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, कुछ भी है, मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा समझ लेना बस। अब ना देखो, जब यहाँ पे क्या होगा, जब आपका यहाँ पे हाथ आएगा गलती से भी यहाँ पे टच होगा, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये होता है रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर के बाद आपका यहाँ पे आता है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, वो होगा आपका इस तरफ रिसेप्टर ये। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, फिर यहाँ से वो सिग्नल भेजेगा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे आपके पास होता है एक रीले न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिग्नल भेजेगा आपको रीले न्यूरॉन में, और रीले न्यूरॉन फिर सिग्नल भेजेगा कहाँ पे, ये भेजेगा आपको ब्रेन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रेन में भेजेगा। ब्रेन से वापस आते टाइम, ठीक है, ब्रेन से वापस आते टाइम ये आएगा आपका मोटर न्यूरॉन में। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन जो है यहाँ पे आपका सेंसरी न्यूरॉन के अपोजिट रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मोटर न्यूरॉन रहता है, तो यहाँ पे होता है आपका मोटर न्यूरॉन। फिर मोटर न्यूरॉन के बाद फिर आप यहाँ पे देखते हो इफेक्टर। ठीक है, तो आपका इफेक्टर होता है कि आप एकदम से ऐसे झट से हाथ हटा देते हो ना, तो वो आपका वो काम करता है। ठीक है, इफेक्टर वाला। तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन गया, पहले आया आपका रिसेप्टर। ठीक है, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना। ठीक है,
कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे फिर आता है आपके पास सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, रिले न्यूरॉन। फिर रिले न्यूरॉन के बाद आपके पास आता है क्या, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन के पास आपके याद आता है यहाँ पे इफेक्टर, ठीक है। अच्छा, बीच में यहाँ पे रिले के बाद यहाँ पे आ गया ब्रेन, ठीक है, ये भी है बीच में, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक। रिले न्यूरॉन, फिर ब्रेन, फिर मोटर न्यूरॉन, उसके बाद इफेक्टर। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो सीक्वेंसेस है ना, आपने देखा कि यहाँ पे लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे प्रोसेसेस है उन सबका आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, तो आप इजीली सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका ऑप्शन हो गया आपके पास ए ऑप्शन। यहाँ पे अगले कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे उनमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये अराउंड 7.5 मीटर का यहाँ पे होता है, ठीक है। और क्योंकि ये इतना बड़ा होता है इसलिए यहाँ पे ये एब्जॉर्ब ईजिली कर पाता है आपके न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, एब्जॉर्ब कर पाता है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर पाता है क्योंकि 7.5 मीटर्स की ये लेंथ का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे मैक्सिमम लेंथ किसकी होती है, वो होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की। फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक, ठीक है। तो इसका आंसर आपका है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसा आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है ताकि वो आपके कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ना वो यहाँ पे तोड़ सके, ठीक है, ब्रेक कर सके। और ये बेसिकली हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि HCl आपको हेल्प करता है डाइजेशन में, जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक कर देता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में। आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर बाकी जो ये एसिड्स है अभी हम आगे अभी करने वाले हैं, ठीक है। और जो जैसे कुछ कुछ यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं उसमें कौन सी एसिड होती है, ये सब तो हम लोग वो लास्ट में करेंगे अगले वाले पार्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपसे बोल रखा है कि फैट इन बॉडी, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी स्टोर्ड इन विच टिश्यू, ठीक। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपका एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू आपका यहाँ पे फैट रखता है, ठीक है। फैट यहाँ पे कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में। और मान के चलो जैसे आप यहाँ पे फास्ट करते हो, ठीक है, कभी भी, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है कि एडिपोज टिश्यू जो है यहाँ पे आपका ब्रेक कर जाता है, ठीक है। आपका एडिपोज यहाँ पे एडिपोज टिश्यू यहाँ पे आपका ब्रेक करता है और ये फिर आपको यहाँ पे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, टू बॉडी, ठीक है। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू यहाँ पे ब्रेक कर जाता है जब आप फास्ट पे रहते हो, उस टाइम पे ये प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को एनर्जी, ठीक है। तो ये फैट आपका रहता है एडिपोज टिश्यू में। फिर अगर हम बात करते हैं आरबीसीज की, ठीक है, रेड ब्लड सेल की, तो अगर हम रेड ब्लड सेल को देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली इसका क्या, इन लोगों का क्या काम होता है कि ऑक्सीजन को ये लंग्स से बाकी पूरी बॉडी तक मतलब पहुँचाते हैं, ठीक है, लंग्स टू ऑल बॉडी, ठीक है, ऑल आर बॉडी ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे लंग से लेके बॉडी के जितने पार्ट्स हैं सब जगह पे यहाँ पे ये O2 पहुँचाते हैं, इनका काम होता है ये, ठीक है, आरबीसीज का। फिर अगर हम यहाँ पे मसल टिश्यू की बात करते हैं तो मसल टिश्यू बेसिकली हेल्प करता है आपके बॉडी के मूवमेंट में, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट में यहाँ पे हेल्प क्या करता है, आपका हेल्प करता है मसल टिश्यू, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, तो बेसिकली एक कवरिंग होती है, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट्स की यहाँ पे एक ये कवरिंग की तरह ये काम करता है, ठीक है। ये आपके जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, डिफ्यूजन, सेक्रेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सिस्टम्स उन सब में यहाँ पे हेल्प करता है। पर आपको ये मेन चीज़ याद रखनी है कि ये यहाँ पे ये कवरिंग प्रोवाइड करता है आपके हर एक ऑर्गन को, ठीक है। फिर नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी डज नॉट, ठीक है, नॉट हैव स्मूथ मसल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, ठीक है, तो स्मूथ मसल बेसिकली आपकी उन सब जगह पे होती है, उन सब ऑर्गन्स में होती है जो आपके हॉलो शेप में होते हैं, ठीक है, हॉलो ऑर्गन्स। अब देखो हॉलो ऑर्गन्स की हम बात करते हैं तो आपके यूरेटर्स में होते हैं, ठीक है, आई में भी होता है, आइरिस ऑफ आई में होता है। ये क्या काम करता है यहाँ पे, जब मान लो आप आइरिस ऑफ आई में है तो ये आपका बेसिकली साइज चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है, आइरिस को, स्मूथ मसल। फिर यहाँ पे हम लंग्स में भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इस ये जो आपकी मसल है स्मूथ मसल, ये आपके जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव। फिर उसके बाद आपका यूरिनरी, ठीक है, ये अभी भी हमने डिस्कस किया। तो ये सब टाइप के कुछ सिस्टम्स हैं यहाँ पे आपको ट्रेसेस दिखते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स के। और अगर हम इसमें बात करते हैं आपके
ऑर्गन से रिलेटेड तो जैसे देखो आप स्टमक में देख पाओगे, ठीक है, स्मूथ मसल, आईज में देख पाओगे, फिर इंटेस्टाइन में देख सकते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे साथ ही साथ यूटेरस में दिखता है, ठीक है, फिर यूनरी ब्लैडर में दिखता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इन सब में आपको यहाँ पे स्मूथ मसल दिखती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बाइसेप्स, ठीक है। बाइसेप्स में आपके यहाँ पे स्मूथ मसल नहीं होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्डियक मसल सेल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका कार्डियटिक मसल सेल जो होता है वो यहाँ पे सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। पहला यहाँ पे देखो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है और यूनी न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। यूनी न्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा डी, ठीक। अगर हम यहाँ पे पहले में बात करते हैं मल्टी न्यूक्लिएट बोल दिया इसने, तो यहाँ पे इसलिए गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्पाइनल शेप नहीं होता, सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी स्पाइनल शेप यहाँ पे इसने बोल दिया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो याद रखना है कि आपका जो कार्डियक मसल सेल होता है वो सिलेंड्रिकल, ब्रांच और यूनी न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड ऑसोफेगस, ठीक है, ऑफ अ पर्सन इज इंजर्ड। इन दिस केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विल बी इफेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे टिश्यू के चैप्टर से, और यहाँ पे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कुछ क्वेश्चन पहले यहाँ पे आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, है ना। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जो कवरिंग देता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, वही सब आपके यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। कुबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वाशमस एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे स्क्वाशमस एपिथेलियम। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, कि जो आपका ऑसोफेगस है और यहाँ पे जो लाइनिंग ऑफ माउथ है वहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है स्क्वाशमस एपिथेलियम, ठीक है। अगर वो दो इंजर्ड हो रहे हैं, मतलब वो दो अगर उनको कुछ हो रहा है, तो आपकी जो स्क्वाशमस एपिथेलियम की लाइनिंग है ऊपर से कवरिंग है वो भी यहाँ पे खराब होगी, ठीक है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्क्वाशमस एपिथेलियम, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ऑसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ में आपका प्रेजेंट होता है स्क्वाशमस एपिथेलियम, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉलुमिनर की, ठीक है, यहाँ पे देखो क्यूबॉइडल भी दे रखा है और एक और होता है यहाँ पे, वो होता है कॉलुमिनर, ठीक है। तो बेसिकली कॉलुमिनर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनर लाइनिंग, ठीक है, इनर लाइनिंग, ये सब लिख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, ठीक है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेसिकली आपके क्यूब शेप्ड में रहेगा, ठीक है, पहली चीज़। फिर यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है आपके किडनी ट्यूब्स में, तो पहले ये हो गया किडनी ट्यूब्स में, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ना वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सी जो एपिथेलियल टिश्यू की जो चीज़ है यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो आपके एपिथेलियम टिश्यू हैं वो यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आपको बस यही याद रखना है, ठीक है। और कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली मार्क कर पाओगे, ठीक है। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। ना अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अ स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प एंड पेन इन द थाई मसल आफ्टर अ रन, ठीक है, दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, ठीक। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे आप कभी क्रिकेट खेल रहे हो, बहुत ज़्यादा खेल लिया, ठीक है, थकान हो जाती है, तो उस टाइम पे आपके क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से एसिड से यहाँ पे आपके क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका लैक्टिक एसिड। ये भी आपका फैक्ट बेस्ड ही है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे देखो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ये रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। जो आपका ग्लूकोज है ये पाइरूवेट के साथ मिलके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये आपका बन जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, और प्लस एनर्जी, ठीक। ग्लूकोज पाइरूवेट जो है आपका यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वहाँ से लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर उसमें है मसल सेल में, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी, ठीक है। और लैक्टिक एसिड की वजह से ही आपका क्या आता है, क्रैम्प्स आता है, ठीक है। क्रैम्प्स आपके इसकी वजह से ही आते हैं। तो आपको ये वाला जो रिएक्शन है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं
मैं लिख दे रहा हूँ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट्स में टूटता है वो चीज़ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक टाइप का है, इसके अलावा दो और होते हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये दो जो चीज़ है ना यहाँ पे ग्लूकोज और पायरुवेट ये सेम रहेंगी, बस यहाँ पे जो चेंजेस बन जाएंगे, ठीक है, इतने वाले पार्ट में, इतने में यहाँ पे चेंज आ जाएंगे। तो जैसे ये पहला हो गया जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक। अब यहाँ पे मान लो अगला है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ O2 में क्या होगा, यहाँ पे आपकी CO2 बनेगी, H2O बनेगा, ठीक है, वाटर प्लस एनर्जी बनेगा, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरे टाइप का। और तीसरे टाइप का यहाँ पे ये देखो, ये आपका रहेगा, अच्छा ये चीज़ याद रखना बेसिकली कि जो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं ये आपका है मसल में, ठीक है। और जो हम यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ O2 की बात कर रहे हैं ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर एक और जो रिएक्शन है यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ वो है आपका एब्सेंस में ही, ठीक है, एब्सेंस ऑफ O2। और ये वाला जो आपका रिएक्शन है ये आपका है ईस्ट में, ठीक है। और ई से रिलेटेड पहले बहुत क्वेश्चन भी आ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, इथेनॉल प्लस CO2 और प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये तीन याद रखना कि ग्लूकोज पायरुवेट के साथ मिलके जब टूटता है तो वहाँ पे क्या बनता है, पहला है आपका एब्सेंस ऑफ O2 ईस्ट में, इथेनॉल और CO2 और एनर्जी बनता है। दूसरे में लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से क्रैम्प आता है, साथ ही साथ एनर्जी बनती है। फिर तीसरे में प्रेजेंस ऑफ O2 में माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 बनता है, H2 बनता है और एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, तीन रिएक्शन है आपके ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के, तो आपको ये चीज़ याद। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है बाइल जूस से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सिक्रेटेड बाय लिवर इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बाइल जूस की, ठीक है। तो जो बाइल जूस होता है ये आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे लिवर में, ठीक है, ये लिख लेना यहाँ पे प्रेजेंट इन लिवर, ठीक। और ये एक्ट करता है आपका फैट्स पे, ठीक है, एक्ट ऑन फैट्स, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका बाइल जूस है ये ब्रेक करता है आपके फैट्स, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ब्रेक फैट्स, ठीक है, एक्ट कर रहा है फैट्स पे ताकि यहाँ पे वो ब्रेक कर पाए आपके इन फैट्स को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे एक और यहाँ पे जूस होता है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि एक होता है आपके पास पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियास में होता है आपके पास पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पेनक्रियाज में आपके पास होता है यहाँ पे एक पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। बाइल आपका कहाँ होता है, लिवर में, और पेनक्रियाटिक जूस होता है आपका पेनक्रियाज में, ठीक है। अब इसके यहाँ पे दो है, पहला है आपके पास ट्रेप्सिन और दूसरा क्या आपके पास लाइपेज, ठीक है, ये दो आपके इसके पार्ट होते हैं। तो ट्रिप्सिन बेसिकली हेल्प करता है आपको क्या, डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और लाइपेज क्या करता है, ये फैट को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। वही सेम केस वहाँ पे प्रोटीन में हो जाएगा कि वहाँ पे वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस होता है, ट्रेप्सिन और लिपेज इसके पार्ट होते हैं। ट्रेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में और लाइपेज हेल्प करता है यहाँ पे फैट को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। बाइल जूस भी आपका फैट पे एक्ट करता है, ये आपका बस क्या है यहाँ पे लिवर में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो बाइल फैसिलिटेट्स इमल्फिकेशन ऑफ फैट्स, तो ये एकदम करेक्ट है क्योंकि उसी पे यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक। और दूसरा अच्छा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपका जो बाइल जूस होता है ये आपका एसिडिक जो चीज़ होती है ना उसको यहाँ पे वो बेसिक में बना देता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एल्कलाइन में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एल्कलाइन आपके बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, बाइल न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक पीएच ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक, तो एकदम करेक्ट है क्योंकि एसिड को यहाँ पे बेसिक में बना देता है, बेस में बना देता है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एसिड को बेस में बना देता है। फिर जो आपका डी पॉइंट है वो है कि बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड एल्कलाइन एंड फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, तो ये भी एकदम सही है, जब अभी मैंने आपको बताया कि एल्कलाइन में बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे गलत कौन सा ऑप्शन है, आपका ए ऑप्शन गलत है क्योंकि ये लिपिड्स पे काम नहीं करता है, कहाँ काम करता है, फैट्स पे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है, ठीक है, क्योंकि आपसे नॉट पूछा है तो आपका ए ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये एक्चुअली में करेक्ट है क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट पूछा है।
तो अगले जो 2 क्वेश्चन है वो आपके एंजाइम्स के टॉपिक से, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट अ एसिडिक पीएच, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक? तो एंजाइम्स बेसिकली आपके यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक? जो कि यहाँ पे रिएक्शंस को, ठीक है, रिएक्शंस को यहाँ पे फास्ट कर देते हैं, ठीक है? फास्ट कर देते हैं या फिर आप बोल सकते हो स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है? ये आपके क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो अगर आपको सिर्फ पेप्सिन पता होता, ठीक है, जैसे अब मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, पेप्सिन बेसिकली आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है कहाँ पे, स्टमक में, ठीक है? अगर आपको सिर्फ इतना पता होता ना, क्योंकि यहाँ पे स्टमक में क्या है, स्टमक में आपका HCl प्रेजेंट होता है जो यहाँ पे एसिडिक होता है, ठीक है? अगर आपको सिर्फ यही पता होता कि पैप्सिन के बारे में भी अगर सिर्फ पता होता कि ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, पर सिर्फ यहाँ पे स्टमक की बात हो रही है, ठीक है, स्टमक में करता है, तो उस केस में ही आप यहाँ पे 3 ऑप्शन तो क्लियरली हटा देते, ये भी हटा देते, ये भी हटा देते, ये भी हटा देते। तो करेक्ट आपका आंसर होता है यहाँ पे सी, ठीक है, जो कि यहाँ पे सही है। तो पैप्सिन बेसिकली आपका एसिडिक में वर्क करता है, ठीक है? यहाँ पे आपसे क्या पूछा, नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच। अगर ये नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे HCl का, यहाँ मतलब HCl बेसिकली स्टमक में होता है, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले आपको समझाया। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे पैप्सिन की है, पैप्सिन भी यहाँ पे प्रोटीन को ब्रेक करता है आपके स्टमक में, ठीक है? नाउ नेक्स्ट आपका अगर हम बात करते हैं जैसे ट्राइप्सिन की, अगर मैंने अभी अभी थोड़े टाइम अभी पिछले क्वेश्चन में शायद बात की है, ठीक है? तो ट्राइप्सिन जो है आपका, तो ट्राइप्सिन भी आपका यहाँ पे प्रोटीन को ब्रेक करता है, ठीक है? यहाँ पे मैं वापस लिख दे रहा हूँ, प्रोटीन को यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है? और बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे ये ब्रेक करता है आपके पैनक्रियाज में, ठीक है? ये आपके स्टमक में ब्रेक नहीं करता, ये आप कहाँ ब्रेक करता है, पैनक्रियाज में, ठीक? वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अमाइलेज की, ठीक है, वापस से लिख दे रहा हूँ, अमाइलेज, ठीक है? तो अमाइलेज बेसिकली आपके यहाँ पे मिलते हैं सेलिवरी ग्लैंड से, ठीक है? सेलिवरी ग्लैंड से, ठीक है? अमाइलेज आपका कहाँ से बनता है, सेलिवरी ग्लैंड से बनता है। और ये पहला एंजाइम होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, जो कि यहाँ पे मिक्स होता है फूड से, ठीक है? ये चीज़ याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये फर्स्ट एंजाइम होता है आपका सेलिवरी एंजाइम, आप इसको बोल सकते हो, जो कि आपका मिक्स किससे होता है, फूड से, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। और दूसरा यहाँ पे कि ये स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च जो आपका प्लांट में प्रेजेंट होता है, स्टार्च को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है? ब्रेक डाउन किसको करता है, यहाँ पे स्टार्च को, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड, ठीक है? अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या है इसका आंसर, अमाइलेज, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, कि कौन किसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, कहाँ ब्रेक डाउन करता है, तो इससे आप बता सकते हो एसिडिक बेसिक कौन सा भी है, ठीक है? नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि एक स्टूडेंट है, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन अमंग प्लांट्स। शी आस्क्ड हर सुपरवाइजर टू सजेस्ट द स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन फॉर द सेम, ठीक है? हैड यू बीन हर सुपरवाइजर, विच प्लांट हार्मोन वुड यू सजेस्ट, ठीक है? तो आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि यहाँ पे वो बच्चा जो है वो यहाँ पे सेल डिवीजन करना चाह रहा है प्लांट्स में, तो आप इनमें से कौन सा जो हार्मोन है वो यहाँ पे सजेस्ट करोगे, ठीक है? तो इसका वैसे करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका सी, ठीक है, साइटोकिनिन। तो अगर हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, ठीक है? तो यहाँ की जो इसकी स्टेटमेंट ही है, जिससे कोई इजीली यहाँ पे बता पाएगा ये कि क्या है ये, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये प्रमोट करता ही है सेल डिवीजन को, यहाँ पे ये प्रमोट करता है, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब ना डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है, आपको यहाँ पे छोटे से छोटी चीज़ यहाँ पे बायोलॉजी में पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजी के केस में, ठीक? अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की, ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड बेसिकली आपका क्या होता है, तो एब्सिसिक एसिड आपका इंपॉर्टेंट होता है आपका सीड डेवलपमेंट में, ठीक है? तो सीड डेवलपमेंट अगर आपको करनी हो तो आप यूज़ करते हो क्या, एब्सिसिक एसिड, ठीक? फिर यहाँ पे साथ ही साथ अगर आपको प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में आप यूज़ करते हो,
ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप एब्सिसिक एसिड यूज़ कर रहे हो, मतलब अगर मान लो ये स्टूडेंट ये सब कर रहा होता तो हम लोग बोलते हैं एब्सिसिक एसिड यूज़ करने को, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली ये है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सिन की, ठीक है, तो ऑक्सिन बेसिकली आपका प्लांट ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, प्लांट को ग्रो करने के लिए और साथ ही साथ डेवलपमेंट में यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, ये एक टाइप से एक रेगुलेटर टाइप है, ठीक है, जहाँ पे ये हेल्प करता है आपके डिवीजन, सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है, पर यहाँ पे मेन चीज़ है आपको कि ये किस चीज़ में यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है, मतलब कि जैसे ये हेल्प करता है आपके रूट्स में, ठीक है, फिर स्टेम्स में आपको हेल्प करता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में यहाँ पे हेल्प करता है ऑक्सिन, और ऑक्सिन आपका रेगुलेटर जो आपके प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक। अगर हम अब यहाँ पे बात करते हैं गिबरेलिंस की, ठीक है, तो गिबरेलिंस अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपके प्लांट हार्मोन होते हैं जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस पे काम करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में यहाँ पे काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मिनेशन हो गया, ठीक है, जर्मिनेशन में यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, अगर ये स्टूडेंट जर्मिनेशन कर रहा होता तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये यूज़ कर लो, ठीक है, अगर मान लो आपका फ्लावरिंग हो गया, ठीक है, इन सब में यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, फिर उसके साथ साथ इसको हम लोग यूज़ करते हैं फ्लावर के डेवलपमेंट में, ठीक है, लीफ और फ्रूट्स में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें ना आपकी स्टैटिक बेस्ड है, आप जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा, ठीक है, सीधी सी यहाँ पे ये सिंपल ये बात है, क्योंकि आप यहाँ पे लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाओगे, कुछ कुछ केसेस में कर सकते हो, जैसे लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है वहाँ पे आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, पर बाकी जितना भी है आपका वो सब थ्योरी बेस्ड है, कंप्लीट थ्योरी है, तो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना ही है, आप वहाँ पे थोड़ा बहुत जान के भी लॉजिक नहीं लगा पाओगे, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी, साइटोकिनिन, ठीक है। सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो हमने डिस्कस कर लिया अपने सीडीएस के बायोलॉजी के पीवाईक्यूज, ठीक है, पिछले 5 साल के, जो कि आपके चैप्टर टिश्यूज से रिलेटेड थे, लाइफ प्रोसेसेस से, और साथ ही साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आए थे पिछले 5 साल में, हमने सब यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लिया, और ये हमारा पार्ट 2 था, ठीक है, अब एक और पार्ट आएगा जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर के क्वेश्चंस को, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस को, और विटामिन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस को, ठीक है, तो वो हमारा लास्ट पार्ट होगा बायोलॉजी का। इससे हम लोग प्रीवियस के 5 साल के सारे क्वेश्चन हम लोग लगा चुके होंगे बायोलॉजी के, ठीक है, उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री पे मूव कर जाएंगे। नाउ आई होप कि आपको ये पूरे जितने भी मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चंस कराए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए हो। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ सजेशन हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो और साथ ही साथ अगर कहीं पे कुछ आपको लगता है कि यहाँ पे ये भी बता देना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, तो आप वो भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और साथ ही साथ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो, और साथ ही साथ लाइक भी कर देना, ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।